We'll start material science. Material science is a study of relationship between structures and properties of material. मतलब स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप होगा किसके लिए, मटेरियल के लिए, उसको हम कहेंगे मटेरियल साइंस. उसकी स्टडी को हम कहेंगे मटेरियल साइंस. स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप होगा मटेरियल के लिए, उसकी स्टडी को कहेंगे हम मटेरियल साइंस. ठीक है. बेसिक्स की अगर बात करें तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स, एमॉर्फस मटेरियल्स और क्रिस्टलाइन मटेरियल्स दो तरीके के हैं. अगर हम अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें जिसमें हम मटेरियल साइंस पढ़ रहे हैं तो हम क्रिस्टलाइन मटेरियल्स से डील करते हैं. तो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स क्या होते हैं? 3D, 3 डिमेंशनल, लॉन्ग रेंज, पीरियोडिसिटी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स. अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हम स्टडी करते कैसे हैं, है ना. कुछ तो मेथड होता होगा ना, कैसे हम उसके अंदर उसकी स्टडी कर रहे हैं. तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एक्सरे डिफ्रैक्शन जो टेक्निक होती है उसे हम यूज़ करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए. अब कोई पूछे कि भाई एक्सरे ही क्यों यूज़ करते हैं, कुछ और क्यों नहीं यूज़ करते हैं. तो एक्सरे आर यूज टू डिटरमाइन क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिकॉज एक्सरे हैव वेवलेंथ सिमिलर टू द साइज ऑफ एटम्स, है ना. एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो साइज ऑफ एटम्स के सिमिलर होती है. दे आर यूजफुल टू एक्सप्लोर विद इन क्रिस्टल्स. इसलिए एक्सरेज जो है यूजफुल होते हैं कि हम क्रिस्टल को एक्सप्लोर कर सकें. स्मॉलर वेवलेंथ, हायर एनर्जी. यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम देखा. बेसिकली ये एक पोर्शन है 3D क्यूबिक लैटिस का. तो ये एक पोर्शन है. अगर इसमें हम इतने पार्ट की बात करें, ये इसकी बात करें तो इसे हम कहेंगे कि ये क्या है, यूनिट सेल. दिस इज यूनिट सेल. सबसे छोटी इकाई जो होती है जिसको हम लोग कहते हैं, दिख रहा है पेंसिल, स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव. सबसे छोटी इकाई को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल. अब अगर हम आगे देखें तो एटॉमिक अरेंजमेंट्स जो होते हैं वो जनरली सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, 4 तरीके के. अब आगे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस की अगर बात करें तो यूनिट सेल तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव को हम यूनिट सेल कहते हैं. स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स विच व्हेन रिपीटेड. अब यहाँ पे इसको रिपीट किया गया है ना. अब ये तो स्मॉल पोर्शन था, इसको अगर हम इनफाइनाइट तक रिपीट करते जाएंगे तो वो एक क्रिस्टल लैटिस बनेगा. क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? 3D नेटवर्क होता है लाइंस इन स्पेस, लाइंस का. 3D नेटवर्क ऑफ लाइंस इन स्पेस. स्पेस लैटिस क्या होता है? वो पॉइंट्स इन स्पेस. 3D नेटवर्क ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस. लैटिस पैरामीटर क्या होता है? लैटिस पैरामीटर की बात करें तो हमने पैरामीटर्स देखे हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ए, बी, सी. ये हमारे पैरामीटर्स होते हैं. जैसे कि ये ए होता है कि नहीं. इसी तरह अगर हम एक क्यूब को ले लें तो ए होगा, बी होगा, सी होगा. अल्फ़ा एंगल बनाएंगे, बीटा एंगल बनाएंगे. प्रिमिटिव सेल की हम बात करें तो यहाँ लिखा है क्यूबिक यूनिट सेल हैविंग एटम्स ओनली एट द कॉर्नर्स. तो हमने यहाँ बना के देखा क्यूबिक यूनिट सेल. बन गया. अब इसके अगर सिर्फ कॉर्नर्स में एटम हो तो ये क्या हो गया, प्रिमिटिव सेल. हुआ कि नहीं. इसको हम बोलते हैं SCC.
क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। बेसिक शेप ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। 14 ब्रेवियस लैटिस होते हैं। 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, 7 है। अब देखो इसको SC, BCC, FCC, ST, BCT, इतनी तरीक़ों से हम लोग इसके 14 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। तो 14 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं ब्रेवियस लैटिस। 14 ब्रेवियस लैटिस हैं इनके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक। 14th ब्रेवियस लैटिस है। अब ज्योमेट्री की अगर बात करें तो A = B = C, इसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं। अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर होता है, एक दूसरे के भी इक्वल है। और टेट्रागोनल की बात करें तो टेट्रागोनल में A = B ≠ C, अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री। इस तरीके से सबकी हमने टेबल बना रखी है। दिखाई दे रही है टेबल? बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि इनकी ज्योमेट्री कैसे होती है कि नहीं। आगे अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। A to R रिलेशन, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। तो ये 4 चीज़ें किसकी पढ़ेंगे? हमने BCC की पढ़नी है, FCC की पढ़नी है और HCP की पढ़नी है। तो अब BCC की बात करें तो BCC का फुल फॉर्म होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। इसकी बात करें, डायग्राम बना के बता दे रहे हैं। हाँ, ये डायग्राम इंटर में सबने पढ़ा है। क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाया, ड्राइंग बुरी है। एक यहाँ कॉर्नर में, यहाँ कॉर्नर में तो एटम्स होंगे ही, एक यहाँ बॉडी के सेंटर में भी एटम होगा कि नहीं। यहाँ अगर हम देखें तो A = लैटिस पैरामीटर, ठीक है, R एटॉमिक रेडियस, और AC को हम बॉडी डायगोनल कहते हैं। AC मतलब ये आपका A है, ये आपका C है, और बॉडी डायगोनल है। बेसिकली ये बॉडी से ये डायगोनल पास कर रहा है, देख रहे हैं आप। पीछे वाला क्रिस्टल है, सॉरी एटम है, और ये आगे वाला एटम है, तो ये बॉडी डायगोनल हुआ। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एटम और ये एटम, ठीक, ये आधा R, ये आधा R, और ये 2R हो जाएंगे ना। बेसिकली डायमीटर = 2R होता है, 4R हो जाएगा। तो ये डायगोनल जो होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? अगर ये ट्रायंगल हम बनाएं ऐसे करके, इसको हमने नाम दिया B, तो ये ऐसे बना, घबराओ मत, ये 90 डिग्री है, वो हमने इसका लुक देने के लिए बनाया है, 3D दिखाने के लिए। ये 90 डिग्री है, ये √2a है, ये A है, तो ये हो जाएगा √3a, ठीक है। तो ये 4R के बराबर था, तो 4R = √3a, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है Fe 910 और 910 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड को छोड़ के, यहाँ से यहाँ तक के टेम्परेचर को छोड़ के Fe जो है BCC का एग्जाम्पल है। टंगस्टन, और ये हम यहाँ सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। वेनेडियम, मोलिब्डेनम, हार्ड और ब्रिटल होता है ये, ठीक है। BCC जो है हार्ड और ब्रिटल होता है, ठीक है। अब हार्डनेस और ब्रिटलनेस को हम लोग इसके एप्लीकेशन में कैसे यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। अगर किसी मटेरियल में हार्डनेस है तो हम कहेंगे कि वो डायमेंशनल स्टेबिलिटी है उसमें, ठीक है, वो मटेरियल स्ट्रॉन्ग हुआ। अगर कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग हुई
तो हम कहेंगे कि भाई वो स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, मतलब बेसिकली उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई। स्ट्रेंथ किस चीज़ से रिलेटेड होती है? बॉन्ड स्ट्रेंथ से, ठीक है। और अगर किसी भी बीसीसी एलिमेंट की हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है मतलब वो हाई टेम्परेचर सर्विस के लिए सुटेबल होगा। हाई टेम्परेचर सर्विस के लिए सुटेबल है मतलब मटेरियल जो है एक्सीलेंट रेजिस्टेंस है। क्रीप, मतलब क्रीप का मतलब क्या होता है? क्रीप का मतलब है कि वो डिफॉर्म होता है, ठीक है। डिफॉर्म होता है अगर कोई सॉलिड मटेरियल डिफॉर्म होने लगता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होने लगती है, तो हम क्रीप कहते हैं। जब अगर उस पर मैकेनिकल स्ट्रेस लग रहा है और वो बॉडी मूव कर रही है, बेसिकली वो क्रीप हो रही है, तो उसे हम कहते हैं क्रीप। हाँ, तो उसे क्रीप कहते हैं। तो दैट मीन्स द मटेरियल हैज़ एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू क्रीप। क्यों? क्योंकि वो हाई टेम्परेचर सर्विस के लिए सुटेबल है। बीसीसी एलिमेंट क्या हुए? हार्ड एलिमेंट हुए। हार्ड एलिमेंट हुए तो जब बीसीसी एलिमेंट्स को एज एन अलॉइंग एलिमेंट हम लोग ऐड करते हैं तो वो ग्रेन ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। किसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं? ग्रेन ग्रोथ को। तो बीसीसी एलिमेंट को ग्रेन साइज रिफाइनर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेन साइज रिफाइनर्स। BCC elements are invariably used in tool making type of application. टूल मेकिंग टाइप ऑफ एप्लीकेशन में भी यूज़ करते हैं। FCC की बात करें, FCC की बात करें तो क्या होता है कि फेस पे भी एक होता है। कहाँ गया? FCC की अगर हम बात करें तो FCC का डायग्राम कैसे बनेगा? कॉर्नर पे होंगे सब एटम्स, और क्या है? इस फेस पे एक एटम है, इस फेस पे एक है, ये इस फेस पे एक है, इसके अपोजिट इस फेस पे एक है, ये इस पीछे वाली फेस पे एक है, और ये इस आगे वाली फेस पे एक है। तो ये क्या हुए? फेस पे एटम होते हैं। तो अगर इसकी हम बात करें, अगर इसका हम डायगोनल बनाते हैं, फेस डायगोनल बनाते हैं, तो वो कुछ ऐसे बनता है। ये दिख ही रहा होगा यहाँ पर, ए बी। 4R बन गया और √2A तो होगा ही होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये फेस डायगोनल है। ये ऐसे बनेगा, ये A है, ये A है, तो यहाँ वाला जो डायगोनल होगा वो तो √2A होगा ही। तो A = 4R/√2 हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो Fe जो हमने लास्ट में 910 से 1400 सेंटीग्रेड छोड़ा था ना, BCC में कहा था कि एग्जाम्पल में कि 910 और 1400 जो है नहीं होगा, एक्सेप्ट इसको छोड़ के Fe जो है BCC है। तो छोड़ के क्यों? क्योंकि उस स्टेट में वो FCC होता है। बाकी एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सारे जो हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स हमें याद रखने पड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग और डक्टाइल इसकी प्रॉपर्टी है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग और डक्टाइल है, इसीलिए ये टफनेस प्रमोट करता है। कोई एक होता तो नहीं, स्ट्रॉन्ग और डक्टाइल दोनों हैं, इसलिए FCC टफनेस प्रमोट करता है। अब हम बात करेंगे HCP की। HCP की अगर हम बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। क्या होता है? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसके लिए हम एक फेयर डायग्राम बना के दिखाते हैं। तो इसका हमने डायग्राम ये देखा कि ये हमारा HCP है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं कि ये C है, इसको हमने बोला कि ये A है, ये हमने बोला कि ये B है। A और B एक दूसरे के इक्वल है, C तो डिफरेंट दिख ही रहा है हमें।
इसमें क्या है कि यहाँ पे एटम है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक। यहाँ पे हम लाइन ऐसे खींचेंगे, यहाँ पे एक एटम है। सेम हम ऐसे यहाँ बनाएंगे, यहाँ पे। क्या होता है कि ऑल्टरनेटिव ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं। ऑल्टरनेटिव ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें कि अगर मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6, तो 1 का सेंट्रॉइड हम देखेंगे यहाँ होगा। 3 का सेंट्रॉइड हम देखेंगे कि यहाँ होगा। 5 का सेंट्रॉइड हम देखेंगे कि यहाँ होगा। तो इन तीनों के सेंट्रॉइड पे एक एटम होगा। तो ये क्या बना, ऐसे बन गया। इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, तो इसका एग्जाम्पल है मैग्नीशियम, Zn, Zr, Be, कैडमियम, टाइटेनियम, कोबाल्ट एक्सेट्रा। ये लेस डक्टाइल होता है, लेस डक्टाइल होता है। C/A की बात करें तो C ये था और A ये था। C/A इज इक्वल्स टू 1.633 होता है आइडियल स्ट्रक्चर्स के लिए, जैसे कि HCP में मतलब हम कह सकते हैं, मतलब सॉरी आइडियल स्ट्रक्चर HCP के लिए जैसे कि Mg। लुब्रिकेंट्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ लो शेयर स्ट्रेंथ। लुब्रिकेंट अगर हमें कभी सेलेक्ट करना होता है ना, तो वो हम लो शेयर स्ट्रेंथ के बेसिस पे करते हैं, और लो शेयर स्ट्रेंथ हम C/A के रेशियो से अश्योर करते हैं। C/A अगर 1 से ज़्यादा है तो उन एलिमेंट्स को हम सॉलिड लुब्रिकेंट्स, बेस्ट सुटेबल सॉलिड लुब्रिकेंट कहते हैं। कैडमियम और बेरिलियम की बात करें तो वो बियरिंग अलॉयज में यूज़ करते हैं एज एन अलॉइंग एलिमेंट। क्यों? क्योंकि उनमें बियरिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि कैडमियम और बेरिलियम जो है HCP के एग्जाम्पल है। तो ये इस सेंस में हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बोले कि C/A रेशियो HCP एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट हमने पढ़ लिया। टाइटेनियम के लिए, Zn के लिए, कैडमियम के लिए, बेरिलियम के लिए, तो ये सारे हमारे C/A रेशियो हैं। एवरेज नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम बात करें तो ये सबको पता है कि 8 कॉर्नर एटम्स होते हैं, 8 भाग में डिवाइड होते हैं। जो फेस पे जो एटम्स होते हैं वो 2 भाग में डिवाइड होते हैं, और जो बीच में जो इंटीरियर एटम है वो डिवाइड नहीं होता है। तो क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो N एवरेज इज इक्वल्स टू Nc/8 प्लस Nf/2 प्लस Ni। N एवरेज अगर हम HCP की बात करें तो वो 6 भागों में बंटता है कॉर्नर एटम, तो Nc/6 प्लस Nf/2 प्लस Ni/1। तो ये हमारा एवरेज नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम कहें तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कि नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम। डेफिनेशन देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड as a number of nearest and equidistant atom surrounding an atom under consideration। स्टैकिंग सीक्वेंस। अच्छा, इतना कुछ तो देख लिया, तो अब इसको हम टेबल में बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे? यहाँ बना रहे थे। कैरेक्टरिस्टिक्स BCC 4r/√3, FCC 4r/√2, HCP is equals to 2r। सिंपल है ये तो। एवरेज नंबर ऑफ एटम इसमें 2, इसमें 4, इसमें 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 8, 12, 12। अब एटॉमिक पैकिंग फैक्टर वही पढ़ेंगे स्टैकिंग सीक्वेंस के बाद। स्टैकिंग सीक्वेंस क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक प्लेन्स वन अबव द अनदर इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए तो कहते हैं ना कि उसका अरेंजमेंट बड़े तरीके से होना चाहिए, बड़ा डेफिनेट अरेंजमेंट होना चाहिए, तो स्टेबिलिटी आएगी। तो अब जैसे हम इस एग्जांपल को देख रहे हैं
कि ये स्टेबल है कि ये स्टेबल है। ऑब्वियसली ये स्टेबल है, ठीक है। इसमें इसके जो वर्ड्स है ना उसके ऊपर ही दूसरा एटम हमने रख दिया है, तो वो ज़्यादा स्टेबल है। व्हेन एटम्स ऑफ वन प्लेन गेट सीटेड ऑन द वॉइड्स ऑफ अदर प्लेन, जब एक प्लेन का एटम दूसरे प्लेन के वॉइड्स पे बैठा दिया जाएगा तो स्टेबिलिटी आती है। एफसीसी की बात करें तो ये बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा कि एफसीसी में 1 2 3 4 5 6 ये एटम्स दिख रहे हैं हमको, बना के दिखाएं। वेट, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमने नंबरिंग करी। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या रखा जाएगा? 7th एटम रखा जाएगा। और वो 7th एटम कहाँ रखा जाएगा? एकदम सेंटर में, इनकी वॉइड्स पे, ठीक है, यहाँ पे रखा जाएगा 7th एटम। ये क्या है? 7th एटम है। अब इसके ऊपर क्या रखा जाएगा? यही चीज अपोजिट वे में। कैसे? अब यहाँ बनाएंगे तो नहीं दिखेगा, यहाँ बनाते हैं। 8 9 10 ऐसे ऐसे बना ये। तो इसके ऊपर इसको रखा जाएगा और सबसे ऊपर हम यहाँ पे रखेंगे 14th एटम, ठीक है। एफसीसी की बात करें तो स्टैकिंग सीक्वेंस जो होता है एबीसी 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 होता है। एचसीपी की बात करें तो स्टैकिंग सीक्वेंस ए बी ए बी ए बी ए अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब बात करते हैं एटॉमिक फैक्टर, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एवरेज अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। 12th क्लास में हमने पढ़ा था। एन एवरेज इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बीसीसी के लिए बात करेंगे तो ए क्यूब 4r बाई √3 का होल क्यूब। एफसीसी के लिए ये हो जाएगा। एचसीपी के लिए बात करें थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा ध्यान से कि बेस एरिया इंटू हाइट होगा। वॉल्यूम निकालता है ना, तो बेस एरिया क्या है? अब अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो ये बेस एरिया बनता है हमारा 6 ट्रायंगल्स हैं। 6 इंटू एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल इंटू सी। सी क्या है? हाइट होती है ना हमारी, ऐसे करके। सी की वैल्यू में पता है 1.633 a, और ये 6 और ट्रायंगल्स हैं तो √3/4 a क्यूब। इस तरीके से हम एचसीपी का जो है वॉल्यूम यूनिट सेल का निकाल लेते हैं। अब बात आ रही है कि एलोट्रॉपी क्या होती है। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में वो एग्जिस्ट कर रहा है एलिमेंट और डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर्स पे। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग थर्मोडाइनमिकली रिवर्सिबल बोलते हैं, और इनको पॉलीट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन और पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम मिलर इंडिसेस पढ़ेंगे।